बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का टॉपिक है जी स्टेशनरी वेव्स के बारे में। बच्चों आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था और वहीं आपने सीखा था कि इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव के नतीजे में हमें 3 अलग अलग फिनोमेना देखने को मिले थे, जिसमें एक इंटरफेरेंस था, दूसरा बीट्स था और तीसरा ये स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा हमने सीखा था कि अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं किसी मीडियम में, तो वो दोनों मिलके सुपरपोज होके इंटरफेरेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो और वो किसी मीडियम में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई जाती हैं, तो वो बीट्स का फिनोमेना एग्जिबिट करती हैं। इसी तरह से जब बात आती है स्टेशनरी वेव्स की, तो दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन अब वो एक ही डायरेक्शन से नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं। ये दोनों वेव आपस में मिलके सुपरपोज होकर हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अच्छा, इनको स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहा जाता है? बच्चों आपको याद होगा जब हमने वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया था तो हमने 2 बेस बनाई थी। एक बेस थी हमारी ऑन द बेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, उसकी 2 टाइप्स थी। नंबर 1 प्रोग्रेसिव वेव, नंबर 2 स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। यानी एक तरफ ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र करने वाली हैं, उनको प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है, उनको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, ठीक है। इनको ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव को ट्रैवलिंग कहा जाता है, ठीक है, और इनको स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। दूसरा नाम इनका स्टेशनरी वेव्स है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको। पहले एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर और जो स्टैंडिंग वेव्स है इनमें डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, शार्ट में भी पूछ लिया जाता है। बच्चों अब ये जो हमारे पास वेव्स मिलती है ना, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड है और वो एक ही मीडियम में, एक ही प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे मूव करती हुई आ रही हैं, जब ये सुपरपोज होती है ना, सुपरपोज होने के नतीजे में एक रिजल्टेंट वेव बनती है। और वो जो रिजल्टेंट वेव होती है ना, उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चलें कह लें मीडियम के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो ऑसिलेट नहीं करते, बल्कि वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, वो ऑसिलेट करते ही नहीं है। तो अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कैसे करेगा? इसलिए एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। अभी मैं इसको डिटेल से बताता हूँ। आप ये एक एनिमेशन देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेशन शो हो रही है। यहाँ पर 2 वेव्स हैं जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की हैं, एक ब्लू लाइन से है और एक ग्रीन लाइन से है, ठीक है। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, जिनकी सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों सुपरपोज होकर ये जो हमें येलो कलर की वेव मिल रही है, ये इसकी रिजल्टेंट वेव है, ठीक है। और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपको चेंज होता नजर आ रहा होगा और इसके ऊपर जो आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं रिजल्टेंट वेव यानी येलो वेव के ऊपर, अब जरा गौर से उनको देखिए। रिजल्टेंट वेव के जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, मगर जहां पर मैंने ब्लैक डॉट्स शो किए हैं, वो ब्लैक डॉट्स अपनी जगह पे, वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो रेस्ट पर हैं, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं करते। ये होता है स्टैंडिंग वेव के अंदर कि कुछ पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करते, जगह पे फिक्स रहते हैं मीडियम के पार्टिकल, ठीक है। तो फिर एनर्जी कैसे आगे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अभी इसी चीज़ को अभी हम बड़ी डिटेल के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो एक डायग्राम बनी होती है आपकी बुक के ऊपर, अक्सर आपको बनाना पड़ जाती है एग्जाम में, पेपर में अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो आपको ये बनाना पड़ती है। तो आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप ये डायग्राम बनाते किस तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ये डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो वो आपको 1 बाय 1 में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आपने एनिमेशन देखी वो बिल्कुल इसी तरह की एनिमेशन है। 2 वेव्स हैं, ठीक है, जो आपस में मिलती हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम एम्पलीट्यूड की हैं, ठीक है। उससे एक रिजल्टेंट वेव बनती है और उस रिजल्टेंट वेव के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो ऑसिलेट नहीं करते,
कुछ पॉइंट्स तो हैं वो ओसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन जहाँ पर मैंने ब्लैक डॉट्स शो किए थे वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो ओसिलेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जब कुछ पॉइंट्स ऑसिलेट नहीं करेंगे, फिक्स रहेंगे अपनी जगह के ऊपर, मूव नहीं करेंगे, तो फिर वो आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो हम कहते हैं ये स्टैंडिंग वेव्स हैं या स्टेशनरी वेव्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन ज़रा गौर से देखिए, व्हेन द टू प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन along a line are superposed, a wave obtained, एक रिजल्टेंट वेव हासिल होती है, is called stationary wave। तो उससे हमें जो एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो स्टेशनरी वेव होगी। फिर से देखो बच्चों, कहता है कि दो वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है, when the two plane wave, यानी एक ही प्लेन के अंदर वो दोनों वेव्स आ रही हैं, having the same amplitude, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड, और वो एक जैसी स्पीड से भी ट्रैवल कर रही हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही हैं, ठीक है, अलोंग द लाइन, एक ही लाइन के अंदर वो सुपरपोज होती हैं और हमें एक रिजल्टेंट वेव देती हैं। वो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। समझ गए? अच्छा, ये सारे डायग्राम अभी हमने डिस्कस करने, ये बहुत ज़रूरी है और इसको बनाना मेन चीज़ है। वो आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपके माइंड में आएगा, आप इसको खुद से बना पाएंगे। ओके, यहाँ पर मैंने शो किया, ये एक ब्लैक कलर से एक वेव शो की है, ठीक है, और ये एक ब्लू कलर से शो की है। दोनों को आप देख सकते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको सेम है, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि बिल्कुल एक जैसी बनाऊँ ताकि आपको सेम नज़र आएंगे दोनों। तो ये इधर को ट्रैवल करेगी, दूसरी वाली इधर को ट्रैवल करेंगी, ये सुपरपोज होंगी, सुपरपोज होके हमारे पास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। अच्छा, इसकी रियल लाइफ से एग्जांपल की बात कर लें तो आप कोई भी एक दीवार से एक रस्सी ले लें जिसको आपने बांधा हुआ था और उसको ऐसे अप एंड डाउन मूव करें, यहाँ से वेव बन के जाएंगी इसके अंदर। अब जब ये इस रिजिड सरफेस से टकराएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके ये वेव्स आएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, इस तरह लूप्स बनी आपको दिखाई देंगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके ऊपर जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑक्सीलेट नहीं करेंगे, ये इस जगह पे फिक्स ही रहेंगे, इसी जगह के ऊपर ही, ठीक है। हाँ, ये वाले जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये लूप बनेगी, ऐसे ऐसे रस्सी घूमेगी, तो वो रस्सी जो है वो नीचे भी आ रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी आ रही है। तो रस्सी के पार्टिकल इस फिक्स पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जो यहाँ पर रस्सी के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो इन पॉइंट्स को जहाँ पर एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो रहता है उनको हम नोड कहते हैं, और जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहता है उनको एंटी नोड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये नोड मैंने बनाए हुए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और एक इलास्टिक बैंड ले लें और दो फिक्स सपोर्ट के दरम्यान उसको अटैच कर दें, यहाँ से नीचे से थोड़ा सा मूव करने के बाद, डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ेंगे, तो वैसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे और लूप्स बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्टेशनरी वेव की एक एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं जी अपने जो मेन ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाना सिखाऊंगा आपको। और ये डायग्राम हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये डायग्राम बेसिकली क्या मैसेज कन्वे कर रही है। तो मेन जो कंसेप्ट ये हमें डायग्राम देती है वो कंसेप्ट क्या है वो अभी हमने सीखना है, ठीक है। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। देखो, आपको सबको पता है कि ये एक वेव जो है ना वो हमारे पास ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ पर मुश्तमिल होती है ऐसे, ठीक है। ये एक वेव होती है ऐसे, ठीक। और वेवलेंथ की अगर उर्दू ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है एक वेव की लंबाई। ये है जी इस वेव की लंबाई, जिसको मैं कहता हूँ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ क्रस्ट तक इसको रखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास लैम्डा बाय 2, यानी हाफ लैम्डा, ठीक। और अगर उसका भी हाफ कर लूँ ऐसे ये, तो ये फिर एक वेवलेंथ का चौथा हिस्सा यानी लैम्डा बाय 4 है, सही है। सॉरी। अब देखो यहाँ से ये वेव यूँ बन के ऐसे जा रही है, तो मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव कंप्लीट होती है लैम्डा, यहाँ तक उसका हाफ लैम्डा बाय 2, ये उसका हाफ लैम्डा बाय 4, ओके सही। तो अब एक वेव अगर यहाँ से चली है ना, ठीक है, और यहाँ से चल के वो वेव यहाँ तक पहुँची ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने फासला तय किया है ना बच्चों,
वो इसकी वेवलेंथ के बराबर होता है, यानी लैम्डा। ये मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने फासला तय किया वो सारा फासला है लैम्डा के बराबर, ठीक। अच्छा, और एक वेव मुकम्मल होने का जो वक्त होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव कंप्लीट होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर वेव मूव करके जाएगी तो फासला लैम्डा के बराबर तय होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम होगा वो कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक फासला लैम्डा के बराबर है, उसका हाफ लैम्डा बाय 2 के बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम टी के बराबर है, तो उसका हाफ टी बाय 2 के बराबर, ठीक। उसका हाफ करें तो लैम्डा बाय 4 बनता है फासला, तो इसका टी बाय 2 का हाफ करें तो टी बाय 4। यानी हमने क्या किया, इस लैम्डा को 4 पार्ट में स्प्लिट करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा क्यों करना है मैं उसकी वजह बताता हूँ अभी आपको। तो ये लैम्डा बाय 4 का रीजन बनेगा, ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 कंप्लीट होके हो गया लैम्डा। तो पूरा टाइम लगता है टी, उसको भी 4 हिस्सों में काट लीजिए, टी बाय 4, टी बाय 4, टी बाय 4, टी बाय 4। तो यहाँ से यहाँ तक टी बाय 4, यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 टी बाय 4, और यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम टी। ये कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पहले से मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज करा दी आपको। अच्छा जी, ओके। अब हमने क्या करना है जी, 2 वेव्स हैं, इनको आपस में मूव कराना है, ठीक है। जैसे आपने एनिमेशन में देखा था कि जब ये वेव मूव करती हैं इस तरह एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड बढ़ भी रहा होता है, ठीक है। कभी क्रस्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कभी ट्रफ का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो वो किस तरह से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड कभी नहीं बढ़ता, वो फिक्स रहता है, जैसे मैंने ब्लैक डॉट्स को शो किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमने वही चीज़ प्रूव करके देखनी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक वेव हम ले लेते हैं ये वाली, दूसरी वेव लेते हैं जी ये वाली, ठीक है। ये वेव इधर को ट्रैवल करानी है हमने, और ये वेव इधर को ट्रैवल करानी है हमने। इनिशियली अभी हमने, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया इसको मूव कराना, इनिशियली मैं कहूँगा कि यहाँ पर अभी टाइम जो है वो t इज इक्वल्स टू है 0। अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये वेव भी इस सिचुएशन में है, दूसरी ये वेव इस सिचुएशन में। याद रहे, इसको हमने इधर मूव कराना है और इसको हमने इधर मूव कराना है, ठीक है। और इसको कितना कितना मूव कराएंगे, लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस तक मूव कराएंगे, क्योंकि जब हम इसको लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस तक मूव कराएंगे तो 4 मुख्तलिफ सिचुएशंस हमारे पास आती हैं, जिनके ऊपर हम इनकी जो पोजीशंस हैं इसकी हमारे पास एम्पलीट्यूड की वो चेक करेंगे। इसलिए हमने लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस तक इसको मूव कराना है। एक वेव को इधर मूव कराना है, दूसरी को इधर मूव कराना है। अभी मूव कराया नहीं है, अभी ये इसी तरह दोनों वेव हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप अगर आप देखें तो इनकी जो सुपर पोजिशन होगी इनिशियली, तो वो हमारे पास इस तरह से वेव मिलेगी, रिजल्टेंट वेव। देखिए, जब भी क्रस्ट के ऊपर गिरता है, ठीक है, तो ऐसी सुपर पोजिशन से क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। नया क्रस्ट बना, उसका डबल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इक्वल है ना, ठीक है। लेट्स सपोज ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिलेगा 2 सेंटीमीटर का। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर 0 0 एम्पलीट्यूड, तो 0 + 0 आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, ये एम्पलीट्यूड दोनों ऐड होंगे, डबल एम्पलीट्यूड मिला इस पॉइंट के ऊपर। फिर यहाँ पर देखें 0 0, तो आपको 0 ही मिला। फिर अब ट्रफ पर आ जाए, ट्रफ के एम्पलीट्यूड ऐड हुए, तो यहाँ ट्रफ का एम्पलीट्यूड डबल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 0 0 पॉइंट, तो 0। फिर यहाँ देखिए, इन पॉइंट्स के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पर क्रस्ट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियल सिचुएशन में आपको ये मिली। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये एक वेव आ गई, ओके। यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है ये n मतलब नोड, ये भी नोड, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ठीक है। क्योंकि नोड वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, वो हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अभी आप इसको देखेंगे, फिल वक्त मैंने लिख दिया, अभी आप साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा फर्दर। अब ये इनिशियल सिचुएशन थी, जब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, t = 0 है, तो दोनों इन फेज थी, हमारे पास इस तरह की इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस के नतीजे में ये हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बनी है, ओके। फिर क्या होता है, अब इस वेव ने इधर जाना है, इस वेव ने इधर जाना है, तो आपने करना कितना मूव कराना है इसको, लैम्डा बाय 4। ये देखो मैंने कितना बताया, लैम्डा बाय 4 कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी आपका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको सीधा सीधा यहाँ से इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देना आपने, बस इतना काम करना है। ज़रा गौर से देखना है डायग्राम को।
मैंने इसको इधर मूव कराना है, हर स्टेप में λ/4 मूव कराना है आपने, ठीक है। तो यहां से ये स्टेप जब इधर आएगा तो मतलब ये वाला जो पीक आपको डॉटेड लाइन पे मिल रहा है ये यहां से ट्रैवल करके इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये देख लो, ठीक है। ये पहले कहां पर था, ये पहले था इस पोजीशन के ऊपर, और अब यहां से किधर ट्रैवल कर गया, ये इधर को ट्रैवल कर गया, यहां से इस पोजीशन पर। हर पार्टिकल आगे चला जाएगा। ये वाला पार्टिकल इधर था ना, ये यहां से इधर आ जाएगा, ये देख लो यहीं पर है। अच्छा, ये वाला जो पार्टिकल था ये यहां से इस लाइन पर आ जाएगा, तो ये देख लो ये यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, ठीक। ये वाला जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये देखो यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गया। अब जो ये वाला पार्टिकल है वो यहां से इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप ये वाला पार्टिकल इस तरह से। अब उसी तरह वेव को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हमने किस तरह वेव बनानी है। तो हमने इस वेव को λ/4 स्टेप इधर मूव करा दिया, ठीक है, और इसको λ/4 इधर मूव कराएंगे। इसका क्या होगा, अब क्योंकि इसको इधर को ट्रैवल कराना है ना, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये जो मैक्सिमम है ये इस डॉटेड लाइन से हटके ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देख लो ये यहाँ पर था ना, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये देख सकते हैं पहले इधर था अब इधर शिफ्ट होगा, ये मैंने यहाँ पर बनाया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और देखो जो यहाँ पर 0 एम्पलीट्यूड था वो अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक एक स्टेप आगे मूव करते रहेंगे, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ठीक। जो ये वाला पॉइंट था डॉटेड लाइन पर था, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, तो ये देख लो यहाँ से ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी आपने क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि इसके हर पॉइंट को λ/4 इधर शिफ्ट कर देना है बस, ठीक। तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया। इन पॉइंट्स को अब आप वेव को कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी हमारी वेव इस तरह से बनेगी, ओके। तो अब जो कितना फासला तय कर दिया इसने, λ/4 यानी वेवलेंथ का चौथा हिस्सा। तो टाइम कितना गुजर गया, टाइम भी इसको गुजर गया जी हमारे पास टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, ठीक है, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजरा। अब ये सिचुएशन है। अब देखो जरा यहाँ पर एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ पर आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, आपको 0 मिला यहाँ पर। अब यहाँ पर तो वैसे ही एम्पलीट्यूड 0 है, इस पॉइंट पर भी 0 है, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये क्रस्ट है और इधर ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ पर गिरता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, फिर एम्पलीट्यूड 0, ठीक है। और यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड 0 था, इधर वैसे ही 0 था, 0 0 वैसे ही 0 बन जाता है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ पर गिरा, फिर एम्पलीट्यूड 0, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैसे ही 0 था तो 0 + 0 0 ही मिलेगा आपको। अगेन यहाँ पर ये देखिए ये ट्रफ और ये इसका क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो ये सारे पॉइंट्स 0 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिए यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट जहाँ पर नोड था वो 0 एम्पलीट्यूड था, अब भी वो 0 ही है, मैं इसको नोड बोलूँगा। नंबर 3 पे ये एम्पलीट्यूड इसका 0 था, अब भी 0 ही है, मैं इसको भी नोड बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि नोड का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। नंबर 5 पे पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है, इसको भी मैं नोड बोल दूंगा। नंबर 7 पे पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है, इसको मैं नोड बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, फर्दर λ/4 मूव करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर मूव किया था। क्या कर रहे हैं, इस वेव को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, अब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये वेव इधर को ट्रैवल करनी है। तो ये देख लो ये एम्पलीट्यूड 0 डॉटेड लाइन पर था, अब एम्पलीट्यूड 0 फुल लाइन पर आ जाएगा। ये देख लो यहाँ से यहाँ पर था पहले 0 एम्पलीट्यूड और यहाँ से इधर, ये देख लो पहले इधर था सेंटर में, अब शिफ्ट होके इधर आ गया। ये इसका जो ट्रफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो इस फुल लाइन के ऊपर था, ब्लू वाली, वो यहाँ से डॉटेड लाइन पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ से शिफ्ट होके ये डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया, ठीक। इसका 0 एम्पलीट्यूड डॉटेड लाइन पर था, इस जगह पर आ जाएगा। ये देखो 0 था, यहाँ पर था, इधर आ जाएगा, सही है। इसका ये वाला जो पॉइंट था वो ये ब्लू लाइन के ऊपर था, वो डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये देख लो ब्लू लाइन से ये शिफ्ट हो गया डॉटेड लाइन के ऊपर। हर पॉइंट λ/4 यानी एक एक स्टेप इधर ट्रैवल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने, सही है। और ये वाला पॉइंट जो डॉटेड लाइन पर था 0 एम्पलीट्यूड, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए डॉटेड लाइन से वो यहाँ शिफ्ट हो गया। और ये जो मैक्सिमम ट्रफ का एम्पलीट्यूड था वो फुल लाइन पर था, वो भी यहाँ डॉटेड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये डॉटेड पर शिफ्ट हो गया। अब वेव को कंटिन्यू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि अब हमारे पास अगर वेव यूँ जा रही तो अब ये इस तरह ही जाएगी, ओके। तो ये आ गई। नीचे वाली वेव को देखें क्या करना था हमने, अब इसको इधर को शिफ्ट करना है,
क्योंकि नीचे वाली वेव इधर जा रही है, सही है। ये पॉइंट तो इससे निकल जाएगा इस प्लेन से। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यानी इस डॉटेड लाइन से जीरो एम्पलीट्यूड हट के फुल लाइन पर आ जाएगा। तो ये देखो, ये पहले यहाँ जीरो इधर इस पॉइंट पर था, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। ये देख लो, पहले किधर था, इस पोजीशन पर था, ठीक है, ये छठी लाइन पर। अब किधर चला गया, आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पर। हर पॉइंट ऐसा ही होगा, ये इस लाइन पर था, शिफ्ट होकर इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो ये था यहाँ से इस लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, सही है। इसी तरह से ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ब्लू लाइन के ऊपर था वो यहाँ से डॉटेड लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो, वो ये ब्लू लाइन से ये डॉटेड लाइन पे शिफ्ट हो गया, ठीक। और जो ये जीरो एम्पलीट्यूड डॉटेड लाइन पर था वो इस पॉइंट पर आ जाएगा। ये यहाँ पर था, ये इस पॉइंट के ऊपर आ गया। और बच्चों यहाँ हमारे पास जो फुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था क्रस्ट का, वो यहाँ से डॉटेड लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से वो इस लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब आप वेव को खुद ब खुद कंटिन्यू करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई हमारा नेक्स्ट जो है वो किस तरह जाएगी पार्ट। ओके, तो अब क्या होगा, अब फिर देखिए जी, अब इनकी जो है वो किस तरह से हम सुपर पोजिशन को देखेंगे। इधर जीरो एम्पलीट्यूड, इधर भी जीरो एम्पलीट्यूड, तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इधर जो है वो क्रस्ट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इधर भी क्रस्ट है, तो क्रस्ट अगर क्रस्ट पे गिरता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो क्रस्ट का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर अगेन जीरो एम्पलीट्यूड और जीरो एम्पलीट्यूड मिलके जीरो ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रस्ट का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रस्ट का, क्रस्ट पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगेन जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये पॉइंट मिलके हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये पॉइंट पे जीरो एम्पलीट्यूड और ये पॉइंट पे जीरो एम्पलीट्यूड, तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब ट्रफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ट्रफ का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ट्रफ पर गिरेगा फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो यहाँ पर आपको डबल एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से आप ये चलते जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने फर्दर क्या करना है बच्चों, एक एक स्टेप जो है वो इसको मूव कराना है, इसको इधर मूव कराना है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये वाला आगे, इस तरह से सारे पॉइंट्स को ना आपने एक एक स्टेप आगे की तरफ इस तरफ ले जाना है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक है, ये यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होकर ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से शिफ्ट होकर इस पोजीशन के ऊपर आ गया। ये देख लें, अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पर था, यहाँ से ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शिफ्ट होकर ये पॉइंट यहाँ आ चुका है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका है, ये आ चुका है पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर डॉटेड लाइन पर आ जाएगा, ये देखें डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये इस लाइन के ऊपर आ गया। ओ बच्चों, ये वाला जो पॉइंट था जो आखिरी लाइन के ऊपर था वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान चाहिए बस। फिर ये वाली वेव उधर जा रही है, इसके सारे पॉइंट जो है वो एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला 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 इधर, ऐसे, ठीक है। अब ये तो निकल जाता है ना, इस लाइन से आउट हो जाता है। ये वाला पॉइंट जो अब यहाँ पे इधर आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट शो किया हुआ, सही है। ये वाला पॉइंट यहाँ से डॉटेड लाइन पर आ जाएगा, तो ये देखो डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया। ये वाला यहाँ से फुल लाइन पर आ जाएगा, ये देखो फुल लाइन के ऊपर आ गया। ये वाला यहाँ से डॉटेड के ऊपर आ जाएगा, तो ये देखो डॉटेड के ऊपर आ गया। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से फुल लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये देखो फुल लाइन के ऊपर आ गया ना। इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है डॉटेड पे आ जाएगा। यानी क्या कर रहे हैं, हर बार एक स्टेप पार्टिकल को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सही है। अब ज़रा देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पर देखें, ये ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एम्पलीट्यूड आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर देखें 1 3 5 7 के ऊपर जीरो ही आ रहा है, तो मैं इसको नोड बोल देता हूँ, ठीक है। नोड पहले से बोल देता हूँ, चलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ, अभी पहले लिख लें बस आप। तो यहाँ पर अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब ये तो जीरो एम्पलीट्यूड, तो ये तो बनेगा ही जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमम क्रस्ट के ऊपर है, ये क्रस्ट ट्रफ पर गिरेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर जो है वो जीरो एम्पलीट्यूड, तो जीरो ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्रस्ट ट्रफ पर गिर रहा है जीरो एम्पलीट्यूड, फिर जीरो एम्पलीट्यूड जीरो ही रहेगा। फिर ट्रफ क्रस्ट पर गिर रहा है तो फिर हमारे पास जीरो एम्पलीट्यूड। और लास्ट स्टेप में, आखिरी स्टेप में फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे हम कि इस स्टेप को इधर, यानी अब ये वाला जो पॉइंट है इसको एक स्टेप यहाँ पर आ जाए, ये वाला तो निकल जाएगा, इस लाइन से बाहर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसी तरह से सारे पॉइंट्स को आपने शिफ्ट करना है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा,
ये सेंटर में आ गया, और ये वाला इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ गया। और जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था ये वाला यहाँ से इस सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये इस सेंटर में शिफ्ट हो गया। नीचे वाला इधर को मूव कराना है तो ये वाला पॉइंट आउट हो जाएगा, अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पर पड़ा हुआ, जो इस लाइन से डॉटेड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देख लो डॉटेड पे आ गया। ये वाला इस पे आ जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया। अब ये वाला जो है ये इस लाइन पे था, वो डॉटेड पे आ जाएगा, ये डॉटेड के ऊपर आ गया। ये वाला जो है इस लाइन पे आ जाएगा, ये आ गया। और जो मैक्सिमम था वो डॉटेड पे चला जाएगा, ये डॉटेड के ऊपर। वेव को कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी वेव हमारी किधर जा रही है, इधर को आएगी। फिर से देख लो, क्रस्ट के ऊपर आ रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ट्रफ पर आया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्रस्ट के ऊपर मैक्सिमम। अच्छा, अब जो चीज़ हमने समझनी है, जो हमारी मेन बात है बच्चों, वो ज़रा देखो। यहाँ पर एक वेव जो है वो दूसरी वेव के ऊपर इस तरह आ रही है, 4 डिफरेंट स्टेप्स से ये गुजरती है, इसीलिए हमने इसको 4 स्टेप्स में ब्रेक किया। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, ये जो हमारे पास टाइम आता है वो इक्वल टू t/2 यानी हाफ टाइम गुजर जाता है, और यहाँ पर जो टाइम गुजर जाता है वो हमें गुजर जाता है जी 3t/4, और यहाँ पर टाइम जो है वो कम्प्लीटली टाइम पीरियड के इक्वल हो चुका है, सही है। और हर स्टेप के अंदर जो है ना उसने λ/4 के बराबर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और जो टाइम गुजरता गया t/4 बढ़ता गया आगे की तरफ, सही है। ओके, तो देखो बच्चों, ये पहली सिचुएशन थी, पॉइंट 1.357, 1, 3, 5 और 7, इन पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या रहा, 0, 0, 0, 0। यहाँ देखो पॉइंट 1357 जो मैंने ब्लैक से शो किए हैं, 0, 0 एम्पलीट्यूड 0 ही रहा। पॉइंट 1357 एम्पलीट्यूड 0, 0, 0, 0 ही रहा। पॉइंट 1357 पे एम्पलीट्यूड 0, 0, 0, 0 ही रहा। पॉइंट 1357 पे एम्पलीट्यूड 0, यानी इससे 4 स्टेप्स के अंदर जो 4 मुख्तलिफ तब्दीलियाँ इसके अंदर आई हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा ना, ये 4 ही तब्दीलियाँ जो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो हमने देखा कि इसके दौरान कहीं पर भी जो पॉइंट 1, 3, 5 और 7 है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ, बल्कि वो 0 ही रहा। तो ये वो पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के ऊपर एम्पलीट्यूड ना बढ़ा है ना कम हुआ, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल पड़ा हुआ था वो रेस्ट पर था, यूँ समझ लीजिए आप, वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एनर्जी अगर ट्रैवल नहीं करती, और हम कहते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव्स है। इसके बदले में अगर हम 2, 4, 6 की बात करें तो देखो 2, 4 और 6 में पॉइंट 2 के ऊपर यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्रस्ट के ऊपर मैक्सिमम है, और यहाँ पर पॉइंट 2 के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, और फिर पॉइंट 2 पर एम्पलीट्यूड जो है उसका लोअर ट्रफ पर चला गया, और फिर पॉइंट 2 के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, और फिर 2 के ऊपर एम्पलीट्यूड जाके मैक्सिमम हो गया। यानी ये जो पॉइंट 2 के ऊपर पड़ा हुआ पार्टिकल था वो पूरी ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे ऐसे। इसी तरह पॉइंट 4 के ऊपर पड़ा पार्टिकल भी देखो, पहले यहाँ था, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, ये पूरी ऑसिलेशंस कर रहा है। पॉइंट 6 के ऊपर पड़ा पार्टिकल पूरी ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे 1, 3, 5, 7 है, ये पार्टिकल जो हैं इन्होंने कोई किसी किस्म की ऑसिलेशन शो नहीं की, समझे। ओके, तो ये जो 2 वेव आपस में सुपरपोज हुई हैं, इनके सुपरपोज होने के नतीजे में कुछ पॉइंट्स ऐसे हमें मिले हैं जहाँ पे पार्टिकल ने ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं की, वो रेस्ट पर रहे, और हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमेना जो है वो एग्जिबिट हुआ। ये होती हैं जी हमारे पास स्टेशनरी वेव, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको जो एनिमेशन दिखाई, ठीक है, दोबारा भी आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन के अंदर जहाँ पर वो पॉइंट्स थे, ब्लैक डॉट्स जहाँ पर मैंने शो किए थे, ये 2 वेव चलती जा रही हैं आगे की तरफ, ठीक है, उससे रिजल्टेंट वेव बनती जा रही है। एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा भी हो रहा है पार्टिकल का जो रिजल्टेंट के हैं, रिजल्टेंट जो मीडियम जिसके अंदर रिजल्टेंट वेव चल रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे उन्होंने वाइब्रेशन शो नहीं की। जैसे यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट फेजेस से गुजार के देखा इसको, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो पार्टिकल थे जो 1, 3, 5, 7 पोजीशन के ऊपर पड़े हैं, इन्होंने कोई ऑसिलेशन शो नहीं की, ये हमारे पास रेस्ट में रहे। ये होती हैं बच्चों हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने आपको फिर से बता दूं, रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से लूप्स आपको बनी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं वो रिजल्टेंट वेव पे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो आपको एक लूप बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जो ये वाले पॉइंट हैं इनको हम नोड कहते हैं, और ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट हैं इनको हम एंटी नोड कहते हैं, सही है। अच्छा, अब बात आती है भाई जो 2 कंसेक्टिव नोड हैं उनके दरम्यान कितना फासला होता है। अब देखो, ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है,
एक क्रस्ट पूरा हुआ, है ना। तो एक क्रस्ट जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, लैम्डा बाय 2 के बराबर, है ना। तो लैम्डा बाय 2 के बाद आपको नया नोड मिलेगा, फिर लैम्डा बाय 2 के बाद नया नोड, फिर लैम्डा बाय 2 के बाद नया नोड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एंटी नोड की बात करें तो वो भी लैम्डा बाय 2 के बाद ही आपको मिलेगा। एक नोड से नेक्स्ट नोड लैम्डा बाय 2 के बाद आता है, एक एंटी नोड से दूसरा एंटी नोड भी लैम्डा बाय 2 के बाद आता है। यानी वेवलेंथ का आधा जो हिस्सा है ना, इतनी लेंथ हो जाए उसके बाद आपको नया नोड मिलेगा और उसके बाद ही नया आपको एंटी नोड मिलेगा। हाँ, अगर आप ये कहें कि एक नोड से दूसरे एंटी नोड के दरमियान कितना फासला होता है तो वो लैम्डा बाय 4 होता है। ये देखो एक क्रस्ट है ना, ये एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलता है, पूरी वेवलेंथ बनती है। ये तो बनी पूरी वेवलेंथ लैम्डा, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था। सिर्फ एक क्रस्ट की वेव की लंबाई की बात कर लेंगे अगर इस तरह से आप, तो वो बनती है लैम्डा बाय 2। तो नोड से नोड लैम्डा बाय 2 है। अब इसके दरमियान में यहाँ पर एंटी नोड पाया जाता है, सही है ना। तो फिर ये इसका हाफ हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये है लैम्डा बाय 4, उसका हाफ कितना, लैम्डा बाय 2 सॉरी, उसका हाफ कितना होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। तो एक नोड से एक एंटी नोड का जो फासला होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय 4। तो मैंने यहाँ पर शो किया, ये देख सकते हैं आप कि ये एंटी नोड है और ये नोड है। एंटी नोड से नोड के दरमियान फासला लैम्डा बाय 4 के बराबर है और दो नोड के दरमियान फासला क्या है हमारे पास, लैम्डा बाय 2। अब आपको कैसे पता लगा कि ये दोनों नोड हैं। अब देखो ये रस्सी है जिसको हमने दो सपोर्ट्स के दरमियान अटैच किया, ऐसे डिस्टर्ब किया, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये होगा हमारे पास एंटी नोड। ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये क्योंकि फिक्स है, इस मीडियम के साथ अटैच है, ये तो ऑसिलेट कर नहीं सकते, तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमेशा नोड ही बनेगा। तो देख सकते हैं आप कभी एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान फासला लैम्डा बाय 2 और एक नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला लैम्डा बाय 4 के बराबर है, क्योंकि ये एक क्रस्ट बन रहा है। एक क्रस्ट की लंबाई लैम्डा बाय 2 के बराबर होती है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब एक लूप बनना, दो लूप बनना, तीन लूप कैसे बनती हैं, ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक क्या होते हैं, इनको भी ज़रा देख लें। अच्छा, अब बच्चों अगर ये डिपेंड करता है हमारी जो विगलिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम डिस्टर्ब करने वाली फ्रीक्वेंसी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ से डिस्टर्ब करते हैं। और विगलिंग फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको सेंटर से इसको डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, सेंट्रल लेंथ से डिस्टर्ब करते हो, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसको आप 1 कह लें आप, ठीक है, और उस वक्त आपके पास एक लूप बनेगी, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी विगलिंग फ्रीक्वेंसी को हम F1 कह देते हैं, सही है, और वो आपके पास एक लूप बनाएगी, उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। और अगर आप विगलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, 2 टाइम द F1, और वो कैसे बढ़ती है जी, आप लेंथ को जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि ये सारी लेंथ को आपने सेंटर से प्लग किया ना, अब उसके 4 पार्ट कर लें, तो यहाँ से आपने उसको प्लग करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यानी कुछ इसी तरह से लेंथ आपने सेलेक्ट करनी, यहाँ से आपने इसको डिस्टर्ब करना है कि इसकी विगलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो पहली वाली फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाए, F1 का 2 टाइम, तो फिर आपके पास एक की बजाय 2 लूप्स बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं जी सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। और अगर आपकी विगलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 टाइम होगी F1 के, ठीक है, मैं फिर बता दूं ये विगलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। आप जो एक लेंथ से कहीं से प्लग करते हैं ना, यहाँ से इसको डिस्टर्ब, प्लग तो नहीं, खैर डिस्टर्ब किया आपने यहाँ से, तो ये एक लूप बनी इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ के बजाय यहाँ से इसको ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, कोई ख़ास लेंथ होती है, उस लेंथ से आप डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो इसकी विगलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके डबल हो जाएगी और आपके पास 2 लूप्स बनेगी। और अगर विगलिंग फ्रीक्वेंसी 3 टाइम हो जाएगी तो आपके पास 3 लूप्स बनेगी, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, ठीक है बच्चों। अच्छा जी ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।